दोस्तों, हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए अभी जो 30 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखें और देखें पर्यावरण अध्ययन में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है उसमें पर्यावरण अध्ययन से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्न 61 से प्रश्न 90 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में और हिंदी में। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं फिर भी आप इसे समझ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। आइए बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराते हैं। पर्यावरण अध्ययन से जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो था, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। दोस्तों, जनवरी 21 में जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। समय के हिसाब से ये प्रश्न बिल्कुल सही थे, लेकिन आज के समय में यह प्रश्न सुटेबल नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। यानी समय के हिसाब से इसका जो सही जवाब था ऑप्शन 2 था, लेकिन जम्मू कश्मीर आज जो है केंद्र शासित प्रदेश है, न कि राज्य। अगला सवाल है 62, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। 4 जगह का नाम दिया हुआ है, इसमें कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादक राज्य कौन है। गुजरात और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं जो कच्चे तेल पेट्रोलियम का बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। हमारे देश का संविधान जो बनाया गया उसमें अलग अलग कमेटी थी, लेकिन सभी कमेटी का नेतृत्व करने वाले थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इसलिए इसे संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना, इसमें जड़ों का कार्य क्या है। ऊपर में 4 कार्य दिए हुए हैं। जड़ का काम क्या होता है। पौधे में जड़ का काम पौधे को सहारा देना है। कोई भी पौधा जड़ से ही खड़ा रहता है जमीन में। पौधे जो है भोजन देता है, उसे जो है भंडारित करके रखता है। पानी और खनिज को अवशोषित करता है, यानी जमीन से पानी को अवशोषित करके जो है पूरे पेड़ के बॉडी में पहुंचाना, ये जड़ का ही काम होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है पोचमपल्ली। भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। यानी पोचमपल्ली जो कस्बा है जो साड़ी पर डिजाइन बनाता है और विशेष प्रकार की बुनाई करता है, यह पोचमपल्ली तेलंगाना में अवस्थित है। तेलंगाना राज्य में एक कस्बा है पोचमपल्ली जो बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में हो। यानी वह खाद्य सामग्री कौन है जिसमें लौह तत्व आयरन काफी मात्रा में पाया जाता है। आंवला में, पालक में, गुड़ में, इसमें जो है काफी मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन हैं इसमें कोई एक ऐसा है जिसमें लौह तत्व की कमी होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। फाख्ता, कौवा, मोर, बाज, कबूतर, तोता,
कौवा, चील, बुलबुल, बाज, चील, गिद्ध। दोस्तों आप एक बात याद रखें, जो पक्षी काफी ऊंचाई पर होते हैं उसकी जो देखने की क्षमता होती है काफी ज्यादा होती है। कौवा जो है ऊंचा नहीं उड़ता है, तोता भी नहीं उड़ता है, कबूतर भी नहीं उड़ता है। सही जवाब हो जाएगा बाज, चील, गिद्ध। आपने गौर किया होगा ये सब पक्षी काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं और उसकी देखने की क्षमता इतनी तेज होती है कि दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट देखते हैं और नीचे उतर कर खा लेते हैं और फिर उड़ जाते हैं। उसके देखने की क्षमता हमसे 4 गुना अधिक होती है। अगला सवाल है 68। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? राजस्थान, लद्दाख, असम, उड़ीसा। वह राज्य असम है जहां के लोग ढालू छत वाली घर बनाते हैं लकड़ी के और जमीन से हाइट देते हैं 3-3.5 मीटर। ऐसा इसलिए करते हैं कि वहां बाढ़ आ जाता है, सैलाब आ जाता है, अगर वे ऊंचाई नहीं देंगे तो उसके घर में पानी आ जाएगा। इसलिए वो मजबूत बांस लकड़ी का उपयोग करके जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई अपने घर को देते हैं। अगला सवाल है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, पटना जो बिहार की राजधानी है की दिशाएं क्या हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ऑप्शन बताने से पहले हम आपको भारत का नक्शा दिखाते हैं और बतलाते हैं कि दिल्ली के सापेक्ष गुजरात और पटना की स्थिति क्या है। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये भारत का नक्शा है। नक्शे में ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, दाएं साइड ईस्ट होता है, बाएं साइड वेस्ट होता है। अब हम आपको दिखाते हैं दिल्ली। ये है दिल्ली और ये है इधर है बिहार। ये है बिहार। दिल्ली से बिहार देख लीजिए किधर है, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व में बिहार है। और हम ले चलते हैं आपको गुजरात दिखाते हैं। ये दिल्ली है और ये गुजरात है, यानी इधर पश्चिम है इधर दक्षिण है। दक्षिण पश्चिम में गुजरात है, दक्षिण पूर्व में बिहार है। चलते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर 2 में देख लीजिए दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, यानी गुजरात दक्षिण पश्चिम में है, बिहार दक्षिण पूर्व में है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। यह जो प्रयोग क्या था ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। मेंडल ने अपने बगीचे में मटर का पौधा लगाया और उस पर प्रयोग किया। बायोलॉजी में इसे आपने पढ़ा होगा। अगला सवाल है एनसीएफ 2005 से संबंधित। इसके अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। एनसीएफ 2005 में जो 6 विषय सुझाए गए थे उसमें एक था चीजों को हम बनाते हैं और करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय लेने वाले कथनों को लिखना, मजबूत और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। पूछ रहा है कि क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। जो चीज हम दर्ज करते हैं उसे अंकित नहीं करेंगे, नहीं दर्ज करने वाले को ही हम चिन्हित करेंगे। निर्णय लेने वाले कथनों को लिखना ये दर्ज नहीं करना चाहिए। इसके बाद मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, इन्हें भी दर्ज नहीं करना है। बाकी जो ये 2 है इसे दर्ज करना आवश्यक होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला सवाल है आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। सही जवाब हो जाता है कि हम एक पाठ में 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? एकीकृत। अगला सवाल है 74। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता था? पुनीत यही चाहता था कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को वो प्राप्त करे, क्योंकि उन्होंने काम जो सौंपा था अलग अलग शिक्षार्थी को सौंपा था। इससे जो भी विचार होंगे सभी शिक्षार्थी के अलग अलग होंगे। यह विधि भी काफी उपयुक्त है।
अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, यह रचनात्मक आकलन से संबंधित है। रचनात्मक आकलन की विशेषता क्या है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि क्या सही नहीं है। रचनात्मक आकलन जो होता है, इसमें प्रत्येक तिमाही रिपोर्ट देना, सूचना देना जरूरी नहीं होता है। सही जवाब हो जाएगा ये। फिर भी हम आगे देखते हैं रचनात्मक आकलन की विशेषता क्या है। अधिगम को यह सुदृढ़ करता है, यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। यह रचनात्मक आकलन की प्रमुख विशेषता है। दूसरी विशेषता है, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। यह भी सही है। बच्चे से सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। यह भी काफी उपयुक्त है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। बाकी तीनों रचनात्मक आकलन की विशेषताएं हैं, पहला नहीं है। अगला सवाल है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, क्योंकि बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं? लैंगिक विषमता। आमतौर से समाज में ये पाया जाता है कि ऑटो चलाने का काम पुरुष ही करेंगे, लेकिन एक छात्रा की मां को आमंत्रित किया जा रहा है जो ऑटो चलाती है, ताकि लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी धारणा जो है वो दूर हो जाए और छात्रों को समझ में आ जाए कि कोई काम मर्दों के लिए खास नहीं है, हर कोई किसी भी काम को अंजाम दे सकता है। सही जवाब ऑप्शन 4। अगला सवाल है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। 4 ऑप्शन है, सही जवाब आप तलाशें। उसकी कठिनाई का पता लगाएंगे और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उसे बात करेंगे। यानी अगर बच्चे आपकी गृह कार्य को पूरा करके नहीं लाते हैं तो हम कारण भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बच्चे किस कारण से गृह कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार हम जो है समायोजित करेंगे। बाकी जो ऑप्शन है, दंड देना, उसे सलाह देना, वैकल्पिक आसान, ये सब उपयुक्त नहीं है। अगला सवाल है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का उद्देश्य क्या है? यानी परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग नहीं होना चाहिए, इस संबंध में बच्चों से वह राय ले रही हैं। यह मुद्दे छात्रों पर कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करेगा। यानी छात्र अपने अपने विचार देंगे कि परिवहन के रूप में डीजल वाहन का उपयोग होना चाहिए या नहीं। डीजल वाहन के जो साइड इफेक्ट हैं, वायु प्रदूषण फैलता है, इन सब बातों पर छात्र गौर करेंगे और अपने अपने दृष्टिकोण रखेंगे और मुस्कान जो है सारे दृष्टिकोणों पर गौर करके निर्णय लेने में सफलता पाएगी। अगला है मानचित्रण कौशल। ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या है? मानचित्रण कौशल का अर्थ होता है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन की जो एकीकृत प्रकृति है, यह किस चीज में सहायक होती है? पाठचर्या के भार को यह कम करता है और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में सहायक होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है 81। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? ईवीएस में आकलन का व्यापक संकेत सहयोग होता है, न्याय के प्रति सरोकार होता है, समानता के प्रति सरोकार होता है, लेकिन अवधारणा मानचित्रण ईवीएस में आकलन का व्यापक संकेतक नहीं है। अगला सवाल है 82 नंबर। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के लिए अल-बेरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह भी एक स्रोत हो सकता है। अगला ऑप्शन देखिए, यह शिक्षार्थियों को उसके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को उसके आकलन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। यह उपयुक्त नहीं है।
यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। यह भी काफी उपयुक्त है क्योंकि हजारों साल पहले की बात हो रही है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। यह भी काफी उपयुक्त है क्योंकि वह इतिहास में साक्ष्य को दिखला रहा है और बच्चे इस कहानी को पढ़कर, इस अनुच्छेद को पढ़कर बहुत कुछ सीखेंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे, हजारों साल पहले की तकनीक को देखेंगे और यह भी जानेंगे कुआं, तालाब, ये सब होता क्या है, पानी का उपयोग किस तरह होता है। अगर इसको देखेंगे तो सही जवाब हो जाएगा ACD, यानी ये सही है, ये बड़ा सही नहीं है। अगला सवाल है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा। यहाँ पर 4 क्रियाकलाप दिए हुए हैं, जो एक सबसे उपयुक्त है उसका चयन कीजिए। यहाँ बात हो रही है इंद्रिया के शामिल करने की। नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, इसमें जो है काफी मात्रा में इंद्रियों का होगा। बच्चे चलकर जाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, बोलेंगे, प्रैक्टिकली सब कुछ करेंगे। क्षेत्र भ्रमण काफी उपयुक्त होता है छात्रों की इंद्रियों के विकास में, वे गतिविधि से जुड़ जाते हैं। सही जवाब ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। इकरा अपने शिक्षार्थियों को EVS में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। इकरा एक शिक्षिका का नाम है, अपने शिक्षार्थियों को पर्यावरण अध्ययन में कहती है समाचार पत्र और पत्रिकाओं पढ़ने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यही हो सकता है कि वे शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करती है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं से हम देश दुनिया से अवगत होते हैं। वर्तमान में हमारे देश में, दुनिया में क्या चल रहा है हम जानते हैं, इसलिए उन्हें समाचार पत्र पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा कक्ष को में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जो बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाया जाए। आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बच्चों का जिज्ञासा हो बढ़ेगा क्योंकि वे प्रश्नों के उत्तर अपने दैनिक जीवन से ही देते हैं। जिन चीजों का वे उपयोग करते हैं उससे देते हैं। इस प्रकार आप छात्रों के पूर्व ज्ञान को भी जान पाएंगे। सही जवाब ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन सा एक राज्य है जो तुरांग का अर्थ जंगल है। झारखंड में तुरांग का अर्थ जंगल होता है। सही जवाब ऑप्शन 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, फिर भी आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। आपका घर X पर स्थित है, आपका विद्यालय Y पर है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जाकर घूम कर जा रहे हैं। सबसे पहले आप कहाँ जाते हैं, आपका ये घर हुआ X। आप सबसे पहले चले दक्षिण, कितना 125 मीटर। सबसे पहले हम चले दक्षिण 125 मीटर चले ये X से। उसके बाद हम जो है पूर्व की तरफ 100 मीटर चलते हैं जो सुरंग है। उसके बाद फिर हम उत्तर की दिशा में 125 मीटर चलते हैं, तब हम कहाँ पहुँचते हैं, स्थान Y पर जहाँ हमारा विद्यालय है। Y विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ होगा। जब यहाँ से यहाँ 100 है तो यहाँ से यहाँ भी 100 मीटर ही होगा। और ये इधर से हमने मुड़ा था, किधर पूर्व में मुड़ा था, तो फिर हम यहाँ से यहाँ जो है दिशा हो जाएगा पूर्व पश्चिम का दिशा होगा। यानी हमारा घर जो है विद्यालय के सापेक्ष 100 मीटर पूर्व है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है, कोई लड़का नागरकोल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोल से चली। 6 जून 2020 को 4:30 बजे पहुंची। इस बीच में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक दिन यानी 24 घंटा प्लस इधर 4:30 इधर 22:30 यानी 1.5 घंटा बाद 24 हो जाएगा प्लस 4:30 यानी 6 घंटा का एक्स्ट्रा समय लेता है। टोटल समय हुआ 30 घंटा
टोटल दूरी है 1145। औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूरी बटा समय निकालते हैं। 1145 को अगर आप 30 से भाग देंगे तो आपका आंसर 38.5 सही आंसर प्राप्त होगा। सही जवाब ऑप्शन 2। अगला सवाल है मधुमक्खी से संबंधित है। मधुमक्खी के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, 3 सही है, 1 गलत है। गलत की पहचान करना है। मधुमक्खी जो होता है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होता है जो अंडे देती है। ये सही है जो मधुमक्खी के बारे में है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह जो है सही नहीं है। हमें नहीं की पहचान करना है, इसलिए ये सही जवाब हो जाएगा। फिर भी हम आपको आगे बतलाते हैं। अगला ऑप्शन जो है जो मधुमक्खी के बारे में है, छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ होती है जिसे वर्कर मक्खी कहते हैं। ये मधुमक्खी के बारे में सही कथन है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है। छत्ते में कुछ ही नर मक्खी होती है, बाकी मादा श्रमिक और एक रानी मक्खी होती है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। गलत ऑप्शन था ऑप्शन 2 जिसका हमने चयन किया। सही जवाब ऑप्शन 2। लास्ट क्वेश्चन है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। मिर्ची तो सब लोग खाते हैं, हर भोजन में मिर्ची पड़ता है, लेकिन आपको मैं बतला दूं कि हमारे देश में मिर्ची का पैदावार नहीं था। इसे दक्षिण अमेरिकी व्यापारी भारत लाए थे, तभी से इसे भारत में बोया जाने लगा, भारत में उपयोग किया जाने लगा। सही जवाब है ऑप्शन 3। अपने टेट सीटेट की तैयारी को एक दिशा दे टीचर रहमत क्यूज के साथ और स्वयं करे अपना मूल्यांकन, वो भी हंसते खेलते। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में पाएं स्व अध्ययन हेतु संपूर्ण PDF नोट्स। अभी विजिट करें www.teacherahmed.com।